अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। कर्नल रोडस ज़्यादा से ज़्यादा मुझे गोली मार देगा, लेकिन अब ये तकलीफ मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो सकती। बॉस को इत्तला मिली है कि कर्नल मॉर्गन स्टाम्बर जजीरे पर छुपा हुआ है। स्टाम्बर जजीरे पर क्रीमिया के जिस फौजी ग्रुप का होल्ड है वो कर्नल मॉर्गन का खास ग्रुप है, इसलिए इसने इसे छुपाया हुआ है। लेकिन कर्नल मॉर्गन अपने ऑफिस की फाइलों पर बाकायदा काम करते रहता है और इसकी ऑफिस सेक्रेटरी एक आप दोस्त पर स्टाम्बर से कुछ फासले पर मौजूद एक जजीरे पर जाती है, जहाँ कर्नल मॉर्गन पहुँच जाता है। फिर वहाँ फाइलों पर काम करके इसे वापस भिजवा देता है। ये सारी मालूमात बॉस को कर्नल मॉर्गन की ऑफिस सेक्रेटरी से ही मिली थी और फिर बॉस ने इसे कंफर्म कर लिया। कर्नल मॉर्गन आज शाम को इस जजीरे पर पहुंचेगा, इसलिए बॉस अपने साथियों समेत पहले ही वहां पहुंच गया है ताकि कर्नल मॉर्गन जैसे ही वहां आए वो इसे हलाक करके इससे अपना बदला ले सके। फोशन ने कहा, यह जजीरा किस तरफ और कितने फासले पर है? मैंने होंठ भींचते हुए कहा। इस स्टाम्बर जजीरे से शुमाल की तरफ तकरीबन 10 बहरी मील फासले पर है, फोशन ने कहा। कर्नल रोडस के साथ कितने आदमी हैं? मैंने पूछा। इसके साथ 3 आदमी हैं, माइकल, जेरेट और जेम्स, फोशन ने जवाब दी। तो मैं सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। ओके, चूंकि तुमने सब कुछ बता दिया है इसलिए मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। आओ सालिया, मैंने कहा और तहखाने के दरवाजे की तरफ मुड़ गया। क्या इसे जिंदा रहने देंगे? सालिया ने बाहर आकर कहा। यह काम जूलिया करेगी, मैंने वादा किया हुआ है, मैंने कहा और सालिया ने इस बात में सर हिला दिया। कर्नल रोडस जजीरे स्टाम्बर से 10 बहरी मील दूर मौजूद वेरान टापू के सुनसान किनारे पर चट्टानों में छुपा बैठा था। इसकी आंखों पर जदीद दूरबीन लगी हुई थी। इसकी नजरें दूर समंदर पर जमी हुई थी, जहां हर तरफ खामोशी थी और दूर दूर तक कोई लॉन्च, मोटर बोट और शिप दिखाई नहीं दे रहा था। इसने अपने साथियों को जजीरे के चारों तरफ इस अंदाज में छुपा दिया था कि अगर कर्नल मॉर्गन यहाँ किसी आबदोज के जरिए भी आए तो वो आसानी से इसे चेक कर सके, क्योंकि यह बात इसे मालूम थी कि कर्नल मॉर्गन की ऑफिस सेक्रेटरी यहाँ आने के लिए बाकायदा सरकारी आबदोज इस्तेमाल करती थी। कर्नल रोडस को यहाँ पहुंचे हुए तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था। अभी शाम होने में तो कुछ देर थी और इसे यही बताया गया था कि ऑफिस सेक्रेटरी शाम के करीब यहाँ आती है, लेकिन इसे यकीन था कि कर्नल मॉर्गन बहरहाल शाम से पहले यहाँ आता होगा। वो अभी समंदर का जायजा ले ही रहा था कि यकलक चौंक पड़ा। इसने दूर से एक लॉन्च को तेजी से जजीरे की तरफ बढ़ते हुए देखा। लॉन्च अचानक समंदर में नमदार हुई थी और इसकी रफ्तार खासी तेज थी। कर्नल रोडस ने जोर से मखसूस अंदाज में सीटी बजाई ताकि इसके साथी संभल जाएं। लॉन्च अब काफी करीब आ चुकी थी। फिर कर्नल रोडस का दिल ये देखकर फरते मुसर्रत से उछलने लगा कि लॉन्च में ड्राइवर के अलावा कर्नल मॉर्गन बजाते खुद मौजूद था और उसके जिस्म पर कीमती सूट था। कर्नल रोडस को चूंकि कर्नल मॉर्गन का कदो कामद होलिया मालूम था, इसलिए उसे देखते ही दूर से पहचान गया था। वैसे भी इस आदमी के बैठने का अंदाज बता रहा था कि वो वाकई कर्नल मॉर्गन है। लॉन्च के पायलट ने लॉन्च को साहिल की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद लॉन्च साहिल के साथ आकर रुक गई और कर्नल मॉर्गन उठा और लॉन्च से उतरकर जजीरे पर आ गया और इसके साथ ही लॉन्च ने मोड़ काटा और फिर वो घूमकर वापस इसी तरफ को बढ़ती चली गई जिधर से आई थी। कर्नल मॉर्गन कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। इसका रुख इस तरफ था जिधर 2 कैबिन मौजूद थे। इसके आगे बढ़ते ही कर्नल रोडस तेजी से दरख्त से नीचे उतरा और उसने अपना हाथ सर से ऊपर उठाया। इसके साथ ही जो इधर उधर छुपे हुए थे ऑटो से निकल आए। हैंड्स अप कर्नल मॉर्गन, कोई गलत हरकत ना करना, अचानक कर्नल रोडस ने तेज आवाज में कहा तो कर्नल मॉर्गन इस तरह उछल पड़ा जैसे इसके जिस्म को लाखों वोल्टेज का करंट लग गया हो। सामने मौजूद कर्नल रोडस और साइडों पे मौजूद इसके मुसल्लह साथियों को देखकर इसका चेहरा बेख्तियार तारीख पड़ता चला गया। क्या मतलब, तुम कौन हो? कर्नल मॉर्गन ने चंद हम बाद अपने आप को संभालते हुए कहा। मैं कर्नल रोडस हूँ कर्नल मॉर्गन। तुमने समझ लिया था कि तुम मेरी बीवी और बेटी को हलाक करके मुझसे बच जाओगे, लेकिन तुमने देख लिया है कि कर्नल रोडस अपने दुश्मनों को कब्र तक नहीं छोड़ता। तुम ये समझ रहे हो कि तुम क्रीमियन फौज के जजीरे स्टाम्बर में छुप कर अपने आप को बचा लोगे, लेकिन तुम अपनी बेपनाह दहानत के बावजूद इस वक्त मौत के घेरे में आ चुके हो। कर्नल रोडस ने सर्द लहजे में सब बातें कही थी। तुम्हें यहाँ के बारे में कैसे मालूम हुआ है? यहाँ होना तो नामुमकिन है। मेरा तो काम ही नामुमकिन को मुमकिन बनाना है। तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम अपना हेडक्वार्टर छोड़कर यहाँ छुपने के साथ साथ ऑफिस वर्क भी करते रहोगे और इसके बावजूद किसी को इस बारे में इल्म नहीं हो सकेगा? कर्नल रोडस ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। सुनो, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे हलाक ना करो? मैं इसके बदले में तुम्हारी तमाम शराइत तस्लीम कर लूँगा, कर्नल मॉर्गन ने कहा। सॉरी कर्नल मॉर्गन, जब तक तुम मेरी बीवी और बेटी का बदला ना ही दोगे उनकी रूहों को किसी भी हाल में करार नहीं आएगा। मैं पिछले 1 साल से तुम तक पहुँचने और तुम्हें हलाक करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। आज पहली बार तुम मेरे सामने आए हो, मैं इस मौके को किसी सूरत भी ज़ाया नहीं करूँगा। आज तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, कर्नल रोडस ने जवाब दिया और इसके साथ ही इसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल कर अपने हाथ में ले लिया।
इसके चेहरे पर सफाकी के तासुरात उभर आए थे। इसने मशीन पिस्टल का रुख कर्नल मॉर्गन की तरफ कर दिया। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे हलाक कर देने से तुम्हारी बीवी और बच्ची वापस लौट आएगी? हिमाकत मत करो कर्नल रोडस, मुझसे हाथ मिला लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं न सिर्फ तुम्हारी जान बख्शी करा दूंगा, बल्कि नराक और दूसरे इलाकों में तुम्हारे खिलाफ जो भी केसेस हैं वो सब खत्म करा दूंगा। तुम चाहो तो मैं इसके अलावा भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, कर्नल मॉर्गन ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इस बात की क्या जमानत हो सकती है कि तुम वाकई ऐसा करोगे? कर्नल रोडस ने कहा। तुम जिस तरह चाहो, मैं तुम्हें जमानत देने के लिए तैयार हूँ, कर्नल मॉर्गन ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुम सिर्फ अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए काम करने पर आमादा हुए हो? कर्नल रोडस ने कहा। हाँ, मैं बहरहाल मरना नहीं चाहता, कर्नल मॉर्गन ने जवाब दिया। लेकिन आज से पहले तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आया? कर्नल रोडस ने कहा। आज से पहले मेरा ख्याल था कि तुम मुझे किसी सूरत भी ट्रेस ना कर सकोगे, कर्नल मॉर्गन ने कहा। तुम्हारी बात वाकई इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है कर्नल मॉर्गन, लेकिन असल मसला गारंटी का है। अगर तुम ऐन मौके पर अपनी बात से मुकर गए तो फिर, कर्नल रोडस ने कहा। एग्रीमेंट चीफ सेक्रेटरी तुम्हारे हमदर्द हैं, तुम इनसे मेरी बात करा दो। जैसी गारंटी भी कहेंगे मैं दे दूंगा, चाहे तहरीरी गारंटी हो, कर्नल मॉर्गन ने कहा। होना हो ठीक है, आओ कैबिन में चलें। लेकिन अगर तुमने किसी किस्म की गलत हरकत करने की कोशिश की तो मैं कोई वार्निंग दिए बगैर तुम्हें हलाक कर दूंगा, कर्नल रोडस ने सख्त लहजे में कहा। मुझे मालूम है कि गलत हरकत करके मैं अपनी जान से ही जाऊंगा। वैसे भी बहरहाल मैं फील्ड का आदमी नहीं हूँ, इसलिए ना तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ और ना यहाँ कोई मेरा मददगार है। मैं इसलिए अपने इंतकाम से दस्तबरदार हुआ हूँ कर्नल मॉर्गन के तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए तो हर वक्त अपने हेडक्वार्टर के अंदर 7 पर्दों में छुपे रहते हो। ये भी दुरुस्त है कि मैं मुसलसल तुम्हारे पीछे भाग भाग कर थक चुका हूँ। तुमने मुझ पर एक्रीमिया की ज़मीन तंग कर रखी है। मैं कहीं भी जाऊँ एक्रीमी फोर्सेज मेरे पीछे लग जाती हैं। मेरे लिए सांस लेना मुश्किल होता जाता है। मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें हलाक किया तो मैं भी बच नहीं पाऊँगा। मुझ पर पहले ही बहुत से संगीन इल्ज़ामात हैं। अगर मैंने तुम्हें हलाक कर दिया तो मेरी मौत तय हो गई और मैं भी तुम्हारी तरह जिंदा रहना चाहता हूँ। बहरहाल मैं चीफ सेक्रेटरी से तुम्हारी बात करा देता हूँ, इसके बाद जो फैसला होगा इस पर अमल किया जाएगा, कर्नल रोडस ने कहा। फिर वो कर्नल मॉर्गन को लेकर एक कैबिन में आया और वहाँ एक तरफ रखे हुए थैले में से इसने एक लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर निकाला। इसका बटन ऑन करके इसने इस पर फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो कर्नल रोडस कॉलिंग टू चीफ सेक्रेटरी, ओवर। कर्नल रोडस ने बटन ऑन करके बार बार कॉल देते हुए कहा। यह चीफ सेक्रेटरी की ज़ाती फ्रिक्वेंसी थी। यस चीफ सेक्रेटरी अटेंडिंग यू, ओवर। कुछ देर बाद चीफ सेक्रेटरी की कदरे हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। सर, इस वक्त मैं एक छोटे से जजीरे पर मौजूद हूँ। कर्नल मॉर्गन यहाँ खुफिया तौर पर आता रहता है। मैंने इसकी आमद से पहले ही यहाँ अपने साथियों के साथ यहाँ पैक्टिंग कर ली थी। फिर कर्नल मॉर्गन यहाँ आया और इस वक्त वह हमारे साथ बेबसी की हालत में मौजूद है। मैं जिस वक्त चाहूँ इसे हलाक कर सकता हूँ, लेकिन सच बात तो यह है कि मैं अब इसे हलाक नहीं करना चाहता। एक्रीमिया की कई रियासतों में इसने मेरे खिलाफ केस बनाए हुए हैं। मैंने इससे कहा है कि ये मेरे तमाम केसेस ख़त्म कराए और मुझे एक्रीमिया के किसी भी शहर में रहने का माकूल इंतज़ाम कर दे तो मैं इसकी जान बख्श सकता हूँ। अब मुझे किसी सरकारी एजेंसी में काम करने की भी ख्वाहिश नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे एक्रीमिया में सुकून के साथ रहने दिया जाए और मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में ना लाई जाए। कर्नल मॉर्गन इस बात के लिए राज़ी हो गया है, लेकिन मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं है। इसने मुझे कहा है कि आप कर्नल मॉर्गन की तरफ से मुझे ज़मानत दे सकते हैं। अगर आप ज़मानत दे देंगे तो मैं कर्नल मॉर्गन को जिंदा छोड़ दूंगा, वरना नहीं। वैसे अगर आप चाहें तो कर्नल मॉर्गन से खुद बात कर लें, ओवर। कर्नल रोडस ने कहा। हाँ, बात कराओ, ओवर। चीफ सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, कर्नल मॉर्गन बोल रहा हूँ, ओवर। कर्नल मॉर्गन ने संजीदा लहजे में कहा। कर्नल मॉर्गन, क्या रिटायर्ड कर्नल रोडस सच कह रहा है? क्या आप वाकई इसके कब्जे में हैं, ओवर? चीफ सेक्रेटरी ने इंतहाई तंजिया लहजे में कहा। यस सर, ये सब कुछ भूल कर नई जिंदगी बसर करना चाहता है और अभी ये दोबारा मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई भी नहीं करेगा। इसके एवज मैंने इसे ये ऑफ़र दी है कि मैं इसके तमाम केसेस ख़त्म करा के इसे क्रीमिया में नई ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम करूँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे मेरी तरफ से ज़मानत दे दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस सिलसिले को मैं यहीं ख़त्म कर दूँगा। आइंदा ना ये मेरे आड़े आएगा और ना ही मैं। ठीक है, कर्नल रोडस से मेरी बात कराओ, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। तो कर्नल मॉर्गन ने ट्रांसमीटर कर्नल रोडस की तरफ बढ़ा दिया। कर्नल रोडस बोल रहा हूँ जनाब, कर्नल रोडस ने कहा। मैं आपकी पोजीशन समझता हूँ कर्नल रोडस, आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। यह आपका इंतहाई दानिशमंदाना फैसला है और इसके लिए मैं आपको कर्नल मॉर्गन की तरफ से हर किस्म की गारंटी दे सकता हूँ, ओवर। चीफ सेक्रेटरी ने कहा। मुझे आप पर ट्रस्ट है सर, लेकिन क्या आप मुझे तहरीरी तौर पर ऐसा लिख कर दे सकते हैं कि अब मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और मुझे एक बाइज्जत शहरी की तरह क्रीमिया में रहने का हक दिया जाएगा और इस तहरीर पर आपके दस्तखत और सरकारी मोहर सब्त हो, ओवर। कर्नल रोडस ने कहा। बिल्कुल दे सकता हूं, बल्कि मेरी तरफ से आपको एक और ऑफ़र भी है। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस डॉग स्काई एजेंसी कर्नल मॉर्गन के खिलाफ काम कर रही है। मैं आपको डॉग स्काई एजेंसी का सेकंड चीफ बना देता हूं। आप कर्नल मॉर्गन को अंडरग्राउंड होने का मौका दें
और ख़ुद पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खिलाफ काम करें, क्योंकि आप इनके खिलाफ पहले भी काम कर चुके हैं और मैं जानता हूं कि आप इन जैसे खतरनाक एजेंटों के लिए सही मद्दे मुकाबिल साबित हो सकते हैं। अगर आपने अपनी सलाहियतों से पाकिस्तानी टीम के लीडर और उसकी टीम को ख़त्म कर दिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको एक नई एजेंसी का सरबराह बना दूंगा जो डार्क स्काई एजेंसी से कहीं ज़्यादा ताकतवर और फाल एजेंसी होगी। ओवर। दूसरी तरफ से चीफ सेक्रेटरी ने कहा तो इसकी ऑफर सुनकर कर्नल रोडस की आंखें चमक उठी। मुझे मंजूर है सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ओवर। कर्नल रोडस ने कहा। तो फिर ठीक है, क्योंकि कर्नल मॉर्गन की जान को इस वक्त शदीद तरीन खतरा लाहक है, इसलिए जब तक कर्नल मॉर्गन अंडरग्राउंड रहेगा तब तक आप डीएस एजेंसी के नए सरबराह होंगे। वो आपको आर्जी सरबराही मिलेगी, लेकिन आप इस एजेंसी के तहत खुलकर पाकिस्तानी लीडर और उसके साथियों के खिलाफ काम कर सकेंगे। बोले मंजूर है? चीफ सेक्रेटरी ने कहा। यस सर, बिल्कुल मंजूर है। इससे अच्छी ऑफर मेरे लिए और क्या हो सकती है कि जिस एजेंसी से मुझे फारिग किया गया था, आर्जी तौर पर ही सही मुझे दोबारा इस एजेंसी का सरबराह बनाया जा रहा है। लेकिन पहले आप कर्नल मॉर्गन से पूछ लें, अगर इसे कोई एतराज़ नहीं है तो मैं तैयार हूँ। ओवर। कर्नल रोडस ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है चीफ सेक्रेटरी साहब, जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। कर्नल मॉर्गन ने फ़ौरन कहा। ओके, अब से बल्कि अभी से आप डार्क स्काई एजेंसी के सरबराह हैं। मैं अभी स्पेशल नोटिस जारी करा देता हूँ। आप आज से ही चार्ज संभाल सकते हैं, चाहें तो हेडक्वार्टर में भी जा सकते हैं। ओवर। चीफ सेक्रेटरी ने कहा। यस सर, थैंक यू सर, मैं आज से ही हेडक्वार्टर का चार्ज संभाल लेता हूं। ओवर। कर्नल रोडस ने कहा। यह बताएं कर्नल रोडस, कर्नल मॉर्गन को आपने कैसे ट्रेस किया? ओवर। चीफ सेक्रेटरी ने कहा। सर, हमें इनके ऑफिस से इतला मिली थी कि कर्नल मॉर्गन बाकायदा ऑफिस वर्क करते हैं, लेकिन किसी को मालूम न था कि ये सब कुछ कैसे और कहाँ हो रहा है। बस ऑफिस में कर्नल मॉर्गन की तरफ से दस्तखतशुदा फाइलें पहुँच जाती हैं। इसी इतला पर मैंने काम शुरू किया तो मुझे मालूम हुआ कि इनकी ऑफिस सेक्रेटरी जो रोज़ाना ऑफिस क्लब जाती थी, चंद दिन से वहां से कुछ देर के लिए गायब हो जाती थी। मजीद मालूमात हासिल करने पर पता चला कि कर्नल मॉर्गन की ऑफिस सेक्रेटरी इनके ऑफिस में खुफिया रास्ते से जाकर फाइलें उठाती और फिर वो खास मकाम पर पहुंचकर सरकारी आबदोश के जरिए कर्नल मॉर्गन तक पहुंचती, और जब कर्नल मॉर्गन फाइल वर्क मुकम्मल कर लेते तो वो इन फाइलों को इसी तरह वापस ले आती और खुफिया रास्ते से वापस ऑफिस में पहुंचाकर खुद ऑफिस क्लब पहुंच जाती थी। इस तरह किसी को भी इल्म नहीं होता था। लेकिन मैंने ऑफिस सेक्रेटरी से मखसूस अंदाज में पूछगिछ की तो इसने बताया कि कर्नल मॉर्गन हफ्ते में 2 रोज़ फाइल्स वर्क के लिए जजीरा स्टाम्बर से कुछ फासले पर मौजूद एक वीरान टापू पर पहुंच जाते हैं, फिर वो फाइलें लेकर वहां पहुंच जाती है। इसने बताया था कि आज कर्नल मॉर्गन यहाँ पर आएंगे। चूँकि हमारा टारगेट कर्नल मॉर्गन ही थे, इसलिए हमने यहाँ की पैकिंग कर ली। कर्नल मॉर्गन जैसे ही यहाँ पहुंचे इन्हें कवर कर लिया गया। ओवर। कर्नल रोडस ने पूरी तफसील से बताते हुए कहा। इनकी ऑफिस सेक्रेटरी का क्या हुआ? ओवर। चीफ सेक्रेटरी ने कहा। इसे ऑफिसर्स क्लब में ही गोली मार दी गई थी। ओवर। कर्नल रोडस ने कहा। कर्नल मॉर्गन, मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं कि क्या आपको मेरा ये सेटअप मंजूर है या नहीं? जवाब दें। ओवर। चीफ सेक्रेटरी ने कर्नल मॉर्गन से मुखातिब होकर कहा। मुझे आपका ये सेटअप मंजूर है सर। ओवर। कर्नल मॉर्गन ने फौरन ही जवाब देते हुए कहा। कर्नल रोडस। चीफ सेक्रेटरी ने कर्नल रोडस से मुखातिब होकर कहा। यस सर। कर्नल रोडस ने जवाब दिया। कर्नल मॉर्गन, जिस फ्रिक्वेंसी पर बात करना चाहते हैं इनकी बात इनके आदमी से करा दें और फिर मुझे कॉल करें। मैं स्टाम्बर जजीरे से हेलीकॉप्टर भिजवा दूंगा। आप कर्नल मॉर्गन समेत इस पर सवार होकर स्टाम्बर जजीरे पर पहुंच जाएं। वहां से आपको कर्नल मॉर्गन समेत खुफिया तौर पर नाराक लाया जाएगा और फिर आपने पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के खिलाफ काम करना है। ओवर। चीफ सेक्रेटरी ने कहा। सर, फिर ऐसा है कि स्टाम्बर जजीरे से आने वाला हेलीकॉप्टर सिर्फ कर्नल मॉर्गन को साथ ले जाएगा, जबकि मैं अपने साथियों समेत यहाँ से इसी अंदाज में वापस चला जाऊँगा जैसे मेरी पैकिंग नाकाम हो रही है। कर्नल मॉर्गन जिस लॉन्च पर आए हैं इसे वो ट्रांसमीटर कॉल के जरिए दोबारा आने से मना कर देंगे। इस तरह किसी को भी मालूम ना हो सकेगा कि कर्नल मॉर्गन कहाँ चले गए हैं। ओवर। कर्नल रोडस ने कहा। ठीक है, आप तमाम इंतजाम करके मुझे कॉल करें। मैं इस दौरान जजीरा स्टाम्बर के इंचार्ज से बात कर लूँगा, फिर बाकी बंदोबस्त हो जाएगा। ओवर एंड ऑल दूसरी तरफ से कहा गया। कर्नल रोडस के चेहरे पर कामयाबी के तासुरात नुमाया थे, क्योंकि इसने कर्नल मॉर्गन की जान बख्शकर अपनी जान भी बचा ली थी और इसके एवज इसे फिर से डार्क स्काई एजेंसी का चीफ नामजद किया जा रहा था, इसलिए इसके चेहरे पर इंतहाई खुशी के तासुरात नुमाया थे। मैं अपने साथियों समेत एक ताकतवर लॉन्च के निचले कैबिन में मौजूद था। मैंने लामार में अपने खास जराये से लॉन्च हासिल की थी और इस लॉन्च के कप्तान को मैंने भारी रकम देकर इस बात पर आमादा कर लिया था कि वो हमें लंबा चक्कर काट कर जजीरा स्टाम्बर के शुमाल मशरिक में मौजूद टापू के साहिल पर उतार दे। चूँकि जिस रास्ते से मैं लॉन्च से जाना चाहता था वो रास्ता आम सफरी रास्ता नहीं था और हमें इस सफ़र में किसी बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता था, इसलिए पहले तो लॉन्च का कप्तान इस बात पर आमादा ना हुआ, लेकिन जब मैंने इसे भारी मुआवजा देने का वादा किया तो वो रजामंद हो गया, क्योंकि ये मुआवजा इतना था कि इससे वो एक और लॉन्च खरीद सकता था। मैंने नक्शे की मदद से लॉन्च के कप्तान को रास्ता समझा दिया था, इसलिए वो बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में लॉन्च चला रहा था। इसका नाम क्रिस था
वो धेड़ उम्र लेकिन खासे मजबूत जिस्म का मालिक था। वो इस लॉन्च का मालिक भी था और कप्तान भी। ऊपर से चूंकि दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा था, इसलिए हम सब नीचे बैठे बातों में मसरूफ थे। मैंने इन्हें बता दिया था कि समुद्री सफ़र 10 घंटों पर मोहित होगा, इसलिए इन्हें मालूम था कि वो रात गए साहिल पर पहुंचेंगे। साहब, इस लॉन्च को अगर चेक कर लिया गया तो? अचानक कैप्टन शकील ने कहा। कौन चेक करेगा? मैंने चौंक कर पूछा। कोस्ट गार्ड्स या वहाँ साहिल पर मौजूद नेवी के लोग, या ऊपर चेकिंग करता हुआ कोई नेवी का हेलीकॉप्टर, कोई भी चेक कर सकता है। ये ना आम रास्ता है और ना ही इस रास्ते को स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि हकीकत में इस सिरे से कोई रास्ता ही नहीं है। ये तो मैंने नक्शे की मदद से खुद बनाया है ताकि हम किसी चक्कर में उलझे बगैर बराह रास्त जदीद तक पहुंच जाएं। इसलिए तुम बेफिक्र रहो, इस रास्ते पर कोई चेकिंग हो ही नहीं सकती, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जब हमने तुम्हारा इजाद करदा जदीद मेकअप किया हुआ है तो फिर हमें आम रास्तों से जाने में क्या रुकावट पेश आ सकती है? मेरा मतलब है, इस कदर तवील चक्कर काटने की क्या ज़रूरत है? यह सवाल जूलिया ने पूछा था। टेरिसा और एंटोनियो इंतहाई तजर्बेकार सीक्रेट एजेंट हैं। इनके पास मेकअप चेक करने के लिए भी जदीद तरीन आलात हैं। मुमकिन है कि वो आम रास्तों पर किसी ऐसी मशीन से चेक कर रहे हों जिसे ये जदीद मेकअप भी धोखा ना दे सके, तो फिर हम खामखा इस चक्कर में उलझ जाएंगे, मैंने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन ये भी तो हो सकता है साहब कि इन्होंने पूरे जजीरे में भी चेकिंग का कोई इंतजाम कर रखा हो, सफदर ने कहा। यकीनन कर रखा होगा, लेकिन इसके बावजूद मेरा कर्नल मॉर्गन तक पहुंचना ज़रूरी है, जो अपने हेडक्वार्टर से गायब हो गया है। मेरे ख्याल के मुताबिक वो गायब नहीं हुआ, बल्कि इसे BR मिसाइल फार्मूले समेत कहीं गायब कर दिया गया है ताकि हम इस तक ना पहुंच सके। इसलिए हमारा हेडक्वार्टर जाना मुनासिब नहीं है। हमें हर हाल में कर्नल मॉर्गन तक पहुंचना है, वही हमें माइक्रोफिल्म तक पहुंचा सकता है, मैंने कहा। लेकिन यह भी तो ज़रूरी नहीं कि फार्मूला अब तक इसके पास ही हो सकता है इसने फार्मूला किसी लेबॉर्ट्री में भेज दिया हो या हुकूमत के हवाले कर दिया हो। ऐसी सूरत में फार्मूला अब तक ना जाने कहाँ से कहाँ पहुंच चुका होगा, सालिया ने कहा। ऐसा हो सकता है, लेकिन कर्नल मॉर्गन ये ज़रूर जानता होगा कि फार्मूला इसने कहाँ पहुंचाया है या इस वक्त कहाँ मौजूद है, मैंने कहा। तो मेरी बात में सब ने सर हिला दिया। तो क्या हमने हेडक्वार्टर तक पहुंचने के लिए जो तगदो की थी वो सब बेकार हो गई? तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। हेडक्वार्टर में भी हमारे जाने का मकसद कर्नल मॉर्गन तक पहुंचना था। अब जबकि वो हेडक्वार्टर में मौजूद नहीं है तो फिर हम वहां जाकर क्या करेंगे? अगर हमें कर्नल मॉर्गन स्टाम्बर जजीरे पर भी ना मिला तो, जूलिया ने कहा, तो हमें कर्नल रोडस को तलाश करना होगा। वो DS एजेंसी का साबका चीफ रह चुका है। वो मुसलसल कर्नल मॉर्गन की तलाश में लगा रहता है। अगरचे वो इस तक ना पहुंच सकता हो, तब भी वो इस बात को ज़रूर जानता होगा कि कर्नल मॉर्गन कहाँ मौजूद है, मैंने कहा। हमें स्टाम्बर जजीरे पर छोड़कर वापस जाने के बाद कप्तान क्रिस्ट ने किसी को हमारे बारे में इतला दे दी तो क्या होगा? सफदर ने कहा तो मुझ समेत बेख्तियार सब चौंक पड़े। क्या होगा? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप ये लॉन्च वापस भेज देंगे या क्रिस्ट यहीं रहेगा और हम इसी लॉन्च पर ही वापस जाएंगे? सफदर ने कहा। क्रिस्ट को हमने बेहोश कर देना है और फिर इसे इसी लॉन्च में डालकर किसी टापू पर छोड़ देना है, क्योंकि हमारी वापसी भी इसी अंदाज में होगी तो मामला दुरुस्त रहेंगे। वरना शहर में तो DS एजेंसी के लोग हमें पागलों की तरह ढूंढते फिर रहे हैं, क्योंकि इनका मिशन हेडक्वार्टर को बचाना नहीं बल्कि पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस का खात्मा है। पानी की बोतलें और खुराक के बंद डब्बों को काफ़ी स्टॉक लॉन्च कैबिन में मौजूद था, इसलिए हमें इस बारे में कोई फिक्र नहीं थी। जाकर मालूम करो सफदर कि अब कितना फासला रह गया है, क्योंकि साहिल नजर आने पर हमें भी ऊपर पहुंचना है, मैंने कहा। तो सफदर सर हिलाता हुआ उठकर ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो इसने बताया कि अभी 3 घंटों का सफ़र बाकी है। हम सब एक बार फिर बातों में मसरूफ़ हो गए। फिर 3 घंटे गुजरने के बाद क्रिस्ट ने हमें खुद इतला दे दी। मुझ समेत तमाम साथी अर्शे पर पहुंच गए। साहिल नजर आने लग गया है जनाब, वो देखें, क्रिस्ट ने इशारा करते हुए कहा।